तो इस अभय अकेडमी चैनल में वैसे सभी एसटीटी एग्जाम देने वाले बंधुओं का स्वागत है। और निश्चित तौर से ये एसटीटी एग्जाम का एक बहुत लंबे अवधि के बाद एग्जाम हो रही है और बहुत सारे बंधु जो हैं इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये इंतजार अब जाके खत्म हो चुका है। और यह 2011 में जो प्रश्न एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न पत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और अब 2023 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं। समस्या ये आ रही है कि अब एग्जाम में आपको सिलेबस में बहुत सारा परिवर्तन कर दिया गया है। यानी आपका पहले एग्जाम था 11 में हुआ था तो अकाउंटेंसी का सिर्फ हुआ था, ईपीएस वाले की ईपीएस का हुआ था, लेकिन अभी पैटर्न में क्या परिवर्तन किया कि सारे मिक्स कर दिया, कॉमर्स पेपर बना दिया आप लोग का। तो कॉमर्स में यानी कहने का मतलब होगा कि अकाउंट से सवाल होगा, बीएसटी से सवाल होगा, ईपीएस होगा। तो देखिए कॉमर्स और बीएसटी वाले में तो प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि थ्योरी रहता है और थोड़ा मोड़ा अपना से भी पढ़ा तो है ही है, थोड़ा मोड़ा पढ़कर मैनेज किया जा सकता है, पढ़ा जाए। सबसे ज्यादा दिक्कत होता है अकाउंटेंसी में क्योंकि वह शुरू से ही नहीं बुझाता है। 11-12 में भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, देखिए पूरा क्लियर नहीं होता है कंसेप्ट, जिसके नतीजा क्या होता है कि इसका सवाल की संख्या ज्यादा होगा। और बहुत सारे भ्रमित करने वाला वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो रहा है कि एमकॉम तक सवाल आएगा, पीएचडी तक सवाल आएगा। देखिए वो सब बात पर मत पड़िए, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग पढ़े लिखे, आप लोग को कोई भुलिया नहीं सकता है। आप लोग क्या कीजिए ना कि 19 में जो एग्जाम हुआ था एसटीटी बिहार वाला, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और अंग्रेजी का हुआ था ना, उसका क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए और नहीं समझ में डाउनलोड हम किए, हमसे ले लीजिए। उसको किसी मतलब फिजिक्स के टीचर से ले जाके दिखाइए जो ट्यूशन वगैरह पढ़ाते होंगे, करंट में होंगे, वो देखिएगा। आधे घंटा 10 मिनट टाइम अगर दे सकते हैं तो बोलेंगे कि फिजिक्स का जितना सवाल 2019 में पूछा था वो सारा सवाल 11-12 के बुक का था। उसी तरह बायोलॉजी का हाल है, उसी तरह केमिस्ट्री का हाल है, उसी तरह हिंदी का हाल था, उसी तरह इंग्लिश था। तो 19 में आप लोग का एग्जाम नहीं हुआ था कॉमर्स वाले के, तो इसीलिए ये एग्जाम हो रहा है स्पेशल आप लोग का, ओनली फॉर आप ही लोग का एग्जाम हो रहा है। तो आप लोग के लिए सरकार से कौन बने झगड़ा झंझट है कि आप लोग को पीएचडी के सवाल डाल देगा। और वो बड़े बड़े टीचर लोग हैं जो पैनल लगा के पढ़ा कर आप लोग गलती मत कीजिएगा। आप लोग सब कोई देखिए वीडियो देख रहे हैं, आप लोग एसटीटी पास कीजिए, टीचर बनिए। बड़ी कॉमर्स के टीचर की संख्या कम हम लोग है और हम चाहें कि आप लोग आए की संख्या बढ़े, ठीक है ना। कॉमर्स का मार्केट खराब हो गया है, पूरे बिहार भर में 8-7 लाख इंटर की परीक्षा दे रहा है, साइंस वाला 9 लाख दे रहा है और कॉमर्स वाला मात्र 60,000 दे रहा है। समझिए दुर्भाग्य की बात है। तो निश्चित रूप से आप लोग एसटीटी क्वालिफाई करना है तो आप लोग थोड़ा सा 11-12 के पढ़िए। हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है ऐप पर, आपको नहीं कह रहे कि वहां जाइए। अगर आपको लग रहा है कि हमको कुछ और स्पेशल मदद चाहिए सर का, तो फिर आप ऐप पर जाइए, वहां से जो कुछ शुल्क देकर वहां से जुड़ जाइए। बहुत सारे लगभग 150 से ज्यादा स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास वहां से ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि अकाउंट के क्वेश्चन 11 वाला हम काहे लेके आए हैं, आंसर के साथ था नहीं, क्यों? देखिए ये क्वेश्चन इसलिए जानना जरूरी नहीं कि 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि आपके 2024 वाले में, 2023 वाले में आपका इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन उसमें आएगा, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। अब रहा कि जो इंग्लिश भाषी बच्चे बैठे होंगे वो हड़बड़ाएंगे नहीं, हम सबका इंग्लिश में भी समझा देंगे। और जब परीक्षा होगा ना उस समय अंग्रेजी और हिंदी दोनों होगा, सवाल दोनों मीडियम में रहता है, ठीक है। तो देखिए आज हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। लिखा है कि द्विपक्षीय अवधारणा। देखिए ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट होता है, हिंदी में है द्विपक्षीय में डबल सिस्टम बोला जाता है ना, वही कह रहा है द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन देन की लिखा प्रणाली को क्या कहा जाता है। देखिए जो हमारे देश में पहले एकांकी व्यापार का युग था और एकल लिखा पढ़ी होता था, अकेला मुनीब द्वारा लिखा जाता था, लेकिन जब से आधुनिक अकाउंट को अपनाया गया ना वो डबल सिस्टम पर था। द्विपक्षीय माने दोनों पक्ष के चर्चा होता है। जैसे बैंक में पैसा दीजिएगा तो बैंक अकाउंट दिया टू कैश होता है, तो दोनों पक्ष का लिखा जाता है। ये पूछ रहा है राइटर कि दोनों पक्ष का जो चर्चा करते हैं, जो लिखा पढ़ी करते हैं, वो कौन सिस्टम में आता है, तो वो आता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम उसी का हिंदी लिया है यहाँ पर दोहरा लेखा प्रणाली, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम। ये आपका होता है 1 नंबर, इसका आंसर सही है, ठीक है। बाकी क्यों नहीं होगा थोड़ा सा उसको भी चर्चा कर लेते हैं। सवाल डिक्लेयर कर रहे हैं एसटीटी का, जो 11 का सवाल था।
दोहरा खाता प्रणाली नहीं होता, दोहरा लेखा प्रणाली होता है। ये गलती है। एकहारा लेखा प्रणाली में डबल पक्ष नहीं होते हैं, इनमें से कोई तो गलत होगा। इसलिए याद रखना है द्विपक्षीय मैंने दोनों पक्ष का, जैसे मान लीजिए रेंट दिए तो रेंट अकाउंट दिया टू का दो पक्ष हुआ, दोनों पक्ष का अगर आप एंट्री करें तो कौना प्रणाली की यूज करते हैं, तो दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम। तो 1 नंबर इसका आंसर राइट होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पुस्त पालन, देखिए पुस्त पालन बुक कीपिंग, देखिए ये बुक कीपिंग जो दिया है पुस्त पालन यानी बुक कीपिंग दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। ये हम सेट पढ़ा रहे हैं ना जो पेड कोर्स में, उस सारे देखिए सारा टकरा रहा, अभी आपको लगभग 20 को क्वेश्चन टकरा गया है। तो पुस्त पालन का दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया, माने जो बुक कीपिंग है, जो डबल एंट्री सिस्टम का जन्म हुआ, उसके आविष्कारक कौन थे, उसका जन्मदाता कौन थे, वो महान व्यक्ति का नाम बताइए। तो महान व्यक्ति आप लोगों को सबको जुबान पर याद होगा, लुकास पेशियल साहब जो थे, जो इटली शहर के रहने वाले थे, इटली शहर के रहने वाले थे। ये इटली के रहने थे। 1494 ईस्वी में एक इनका किताब आया था जो पहला डबल एंट्री सिस्टम पर काम कर रहा था। इसलिए इसका आंसर आपको क्या होगा, बी नंबर राइट होगा, बी नंबर राइट होगा। ये जो विलियम पिकल्स है ये लोग नहीं है, ये लोग इनके लुकास पेशियल साहब के डबल एंट्री सिस्टम को मॉडिफाई करके आधुनिक में लाया, लेकिन जन्मदाता लुकास पेशियल साहब है। अचल संपत्ति में सम्मिलित, देखिए अचल संपत्ति का मतलब होता है फिक्स एसेट। थोड़ा सा सुनेंगे, जो बच्चे देख रहे हैं सुनेंगे। देखिए परीक्षा देना है आप लोग को, देखना आप ही लोग को पढ़ेगा। ये देखिए हमारे पास एक बंधु का फोन आया था, नाम नहीं रखेंगे, लेकिन बड़ी तकलीफ में बेचारे थे, बता रहे थे कि सर बहुत हमारे पास कम पैसा है, हमारा शादी बचपन में हो गया, भाई अलग कर दिया है। लो देखिए सारे चीज हो सकता है, सबके साथ कुछ ना कुछ केस होगा ऐसा। तो ये मौका है, इस मौका को फायदा उठा लीजिए। एसटीटी खाली क्वालिफाई कर जाइए, आप गारंटेड टीचर बन जाइएगा, इतना हम कह रहे हैं। लेकिन एसटीटी निकालना ही टफ हो गया इस बार, क्योंकि इसमें अकाउंटेंसी है, ईपीएस और बीएसटी है। तो ऐसी परिस्थिति में आप मानक किताब पढ़िए, और न समझ में आए तो 2000 का चिंता मत कीजिए। 2000 कितना आता जाता है, जिंदगी भर की परीक्षा नहीं आएगा। आप 2000 खर्चा करके मेरे पेड कोर्स में आ जाइए, आपको बहुत सारा मार्गदर्शन वहां से, बहुत अच्छा क्लास मेरा आप ज्वाइन कीजिए वहां जाकर। अचल संपत्ति में सम्मिलित होते हैं, अचल संपत्ति में सम्मिलित होते हैं। अचल संपत्ति का मतलब होता है फिक्स एसेट, ठीक है। फिक्स एसेट जो होता है उसमें कौन से होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना, ये फिक्स एसेट नहीं होता। क्लोजिंग स्टॉक होता है करेंट एसेट। देखिए अग्रिमी भुगतान करेंट एसेट, कैश इन हैंड करेंट एसेट। तो बच कौन गया, फर्नीचर। फर्नीचर अचल संपत्ति होता है, फिक्स एसेट होता है। फर्नीचर के साथ और जगह, फर्नीचर की जगह भवन भी हो सकता था, लैंड भी हो सकता था। तो ये जो फिक्स एसेट पूछा कि अचल संपत्ति में शामिल होता है, तो फर्नीचर हो सकता है। ऑप्शन फर्नीचर है तो फर्नीचर यानी सी नंबर टिक लगेगा। और जो बाकी जी है सब करेंट एसेट है, इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए निम्न में से कौन से आभासी संपत्ति, आभासी। अब देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम, हिंदी या इंग्लिश में क्वेश्चन 2 की, देखिए बड़ी जल्दीबाजी सब कुछ हम लोग को करना पड़ा। मैंने संपत्ति है लेकिन उसका भाषा नहीं है। तो देखिए भवन का भाषा होता है। चारों पहले ऑप्शन देखिए, भवन आपने 1 नंबर ऑप्शन सही है, लेकिन छोड़कर बोलेंगे भवन का परिभाषा होता है, जहां हम लोग बनाकर घर रहते हैं वो भवन होता है। घर दिखता है नहीं, उसका परिभाषा हो सकता है। फर्नीचर, फर्नीचर आप समझते हैं कि लकड़ी के सामान, स्टील के सामान सब फर्नीचर में गिनती होती है, इसको भी देख सकते हैं। बिल पेबल, प्राय बिल, बिल रिसीवर, इसका भी परिभाषा होता है। उधार माल खरीद बिक्री करते हैं तो गारंटी पत्र है, ये तीनों का परिभाषा होता है। कह रहा है कि आभासी परिसंपत्ति वैसा जिसका मतलब कोई आभासी महसूस नहीं किया, मतलब महसूस के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता। तो गुडविल एक ऐसी ख्याति दिया है, ख्याति का इंग्लिश होता है गुडविल। गुडविल एक ऐसी संपत्ति होती है जो संपत्ति है लेकिन यह अमूर्त संपत्ति है, आभासी संपत्ति है। तो गुडविल को याद रखिएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। एक इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन हम लोग देखे और एग्जाम में भी इसमें से कुछ क्वेश्चन मिक्स होने का चांस बन रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्यों चुके, हर चीज से हर जगह हम आपको मदद करने के लिए तैयार है ना, इसलिए यूट्यूब पर डाले हैं। लेकिन सारे चीज यूट्यूब पर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं यार, बड़ी मेहनत हो रहा है। 1 घंटा के कोर्स के लिए 3 घंटा मेहनत करना पड़ रहा है। तो इस तरह सोचिए कि थोड़ा सा वहां मेहनत का
इंटरनेट वगैरह जो सिस्टम वगैरह का खर्च निकाला जा रहा है, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। बीएड 2 लाख के कर लिए हैं, 2 लाख में बीएड की है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कोर्स देखिए और निकालिए। ये मत सोचिए कि कौन लिया का लिया, अपना पढ़ाई करना, अपना स्टूडेंट निकालना। तो आइए पेड कोर्स में आइए। एक व्यापारी अपने यहाँ लेखांकन के किस स्वरूप का अपनाता है? देखिए, सब व्यापारी जो होता है ना लेखा पढ़ी करता है, तो कौन से लेखांकन अपनाता है, किस प्रकार का लेखांकन अपनाता है? तो लागत लेखांकन। देखिए, लागत लेखांकन सब व्यापारी नहीं अपना सकता है, लागत लेखांकन सब व्यापारी नहीं ले सकता है। वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंट अपनाना पड़ता है, तो व्यापारी अपने यहाँ फाइनेंशियल अकाउंट अपनाता है। कॉस्ट अकाउंट हर जगह, जहाँ निर्माण होता है वहाँ कॉस्ट अकाउंट रहता है। एक हरा लेखा प्रणाली तो आज में कोई अपनावे नहीं करता। प्रबंधीय लेखांकन बड़े बड़े व्यवसाय में अपनाया जाता है, लेकिन यहाँ पूछा एक व्यापारी, एक छोटा सा व्यापारी कौन सा लेखांकन अपनाता है? तो वित्तीय, या बड़ा सा व्यापारी भी वित्तीय यानी फाइनेंशियल अकाउंट अपनाते हैं। इसलिए इसका आंसर जो है राइट आपको बी नंबर है। चलिए, दोहरा लेखा प्रणाली का नियम। देखिए, अब देखिए, ये हम लोग आज के हमारा पेड कोर्स में पढ़ा रहे थे, आज संयोग से इसमें पूछा हुआ है। तो देखिए, मैंने ये ध्यान रखिएगा कि 11-12 के खूब मन से पढ़ के जाइए। एमकॉम बीकॉम पढ़ते रहिए, वो अलग बात है, लेकिन हमारा जो मैंने राय मानते हैं ना कि एसटीटी क्वालिफाई करना है और नौकरियां लेना है ना, तो 11-12 को छोड़कर मत चलिएगा, नहीं तो आपको एसटीटी छोड़ देगा। पहले बता देते हैं, ध्यान रखिएगा, 11-12 नहीं छोड़ना है। भले आप बीकॉम एमकॉम पीएचडी जितना पढ़ना पड़े, लेकिन 11-12 को हर हाल में पढ़ना होगा। ठीक है, तो लिखा है इसमें, दोहरा लेखा प्रणाली का नियम आने वाली वस्तु को क्रेडिट लागू होता है। कह रहा है आने वाली वस्तु, तो वस्तु तो कहिए दिया, अब वस्तु जब हो गया तो रियल अकाउंट होगा, वास्तविक खाता होगा। इसलिए इसका आंसर जो 6 का बी नंबर होगा। पूछ रहा है कि आने वाले वस्तु को क्रेडिट किया जाता है, ये कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है? तो ये रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का हिंदी जो इंग्लिश, रियल अकाउंट इंग्लिश शब्द हो गया, तो इसका क्या होगा? वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट इसका इंग्लिश होगा। अब देखिए, क्वेश्चन जल्दीबाजी में सब हो रहा है ना, तो हिंदी वर्जन में है, इसलिए आप इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा सा तेज होते हैं हिंदी की अपेक्षा, तो थोड़ा आप दिमाग लगा लीजिएगा। ठीक है, अब सबको हम अभी इतना कम समय में सब तरह का मटेरियल उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। रोजनामचा लेखा किसके लिए नहीं किया जा सकता? देखिए, जो रोजनामचा का मतलब होता है जर्नल, जर्नल लेखा किसके लिए नहीं किया जा सकता है? जर्नल लेखा व्यापारी बाटा या नगद बाटा। याद रखिएगा, रोजनामचा में व्यापारी बाटा का लिखा पढ़ी नहीं होता। व्यापारी बाटा का अंग्रेजी होता है ट्रेड डिस्काउंट, इसका अंग्रेजी होता है ट्रेड डिस्काउंट, इसका अंग्रेजी होता है कैश डिस्काउंट। आप लोग पढ़े होंगे कि ट्रेड डिस्काउंट को पुस्तक में नहीं लिखा जाता है, तो वही पूछा रोजनामचा में गारंटी में लिखा नहीं किया जाता, तो कौन? व्यापारी बाटा, इसलिए इसका आंसर 1 नंबर होगा। बही खाता क्या है? आज के सुबह में क्लास था, बही खाता सहायक बही है, देखिएगा, ज्ञापन बही है, प्रधान बही है। देखिए, बही खाता बही, लेजर जो होता है प्रधान बही होता है, लेजर जो होता है प्रधान बही होता है। याद रखिएगा, लेजर जो होता है प्रधान बही होता है, इसलिए इसका आंसर सी नंबर होगा। बैंक समधान विवरण, बैंक समधान विवरण डैश है, बैंक समधान विवरण डैश है, तो एक खाता बही है। देखिए, एक खाता बही नहीं है, बैंक समधान विवरण खाता बही नहीं है। बैंक समधान विवरण का मतलब समझ लीजिएगा, जब वैसे व्यापारी वर्ग जो अपना पैसा बैंक में रखते हैं और निकालते हैं, रखते हैं और निकालते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में कभी कभी क्या होता है ना कि कभी आप बैंक में पैसा भेजिए, कैश बुक पे चढ़ा लिए, लेकिन कभी कभी बैंक वाला ओर से गलती हो जाता है, कभी आपकी ओर से गलती होता है, कभी कभी गलती नहीं होता है फिर भी मुंह नहीं मिलता है। जब गलती नहीं भी हो और मुंह नहीं मिलता है तो वो थोड़ा समाधान की चीज होती है, भाई दोनों जगह सही है लेकिन आंसर क्यों नहीं मिल रहा है? तो उसी समाधान को पढ़ने के लिए जिस चैप्टर को पढ़ाया जाता है उसका नाम है खाता बही नहीं किया, रोकड़ पुस्तक का भाग नहीं है, रोकड़ पुस्तक तथा पासबुक के अंतर को मिलान करने वाला विवरण है। यानी कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को मिलाने के लिए एक विवरण पत्र तैयार किया जाता है, उस विवरण का नाम है बैंक समधान विवरण। इसको इंग्लिश बोलता है बैंक रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। ये आपका सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। बैंक समधान विवरण तैयार किया जाता है बैंक के ग्राहक द्वारा, जी हाँ एकदम, बैंक के
ग्राहक द्वारा, बैंक के द्वारा, तो दोनों ऑप्शन हमको सही लग रहा है 10 का ना। 10 का आंसर दिया है बैंक के ग्राहक द्वारा। देखिए ये आप थोड़ा समझने वाला। बैंक संविधान विवरण मोटा मोटी देखा जाए तो बैंक संविधान विवरण का तैयारी जो करता है, सुधारने की प्रक्रिया होता है, वो ग्राहक के हाथ में होता है। ग्राहक, बैंक नहीं करता। बैंक चूंकि कंप्यूटराइज एंट्री कर लिया वो सही है, लेकिन आपको मुंह मिलाना है तो आप अपने रजिस्टर के संविधान के लिए एक विवरण तैयार करके मिला सकते हैं। इसलिए बैंक के ग्राहक द्वारा होगा। दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट करता है बैंक के ग्राहक द्वारा तैयार होता है, इसलिए इसका 1 नंबर ऑप्शन होगा, ये कट जाएगा। लेनदार तो करता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए तलपट न मिलने पर, तलपट में तो ट्रायल बैलेंस, देखिए ट्रायल बैलेंस के न मिलने पर, ट्रायल बैलेंस के न मिलने पर राशि की अस्थायी रूप रखा जाता है। कह रहा है जो ट्रायल बैलेंस, कभी कभी देखिए ट्रायल बैलेंस का अपना खूबी होता है कि दोनों साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दोनों साइड आपस में 100% बराबर होता है। लेकिन इन द रेयर केस कभी थोड़ा सा अमाउंट कम भी हो सकता है, तो उस अमाउंट जो कमी आएगा उसको किसी एक खाता में खोलकर रख दिया जाता है। अब फिर भूल चूक लेन देन गलती पकड़ा जाता है ना, तब उसको मेंशन किया जाता है। तो ही पूछ रहा है कि तलपट के न मिलने वाली राशि, माने किसी कारण से नहीं मिला है, तो उसके अस्थायी तौर पर मतलब टेम्पोररी रूप में कहाँ प्रदर्शित, किस खाते से प्रदर्शित किया जाता है, तो उसको बोला जाता है उचंत खाते। उचंत खाते मतलब सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिखा जाता है। तो ट्रायल बैलेंस आपस में बराबर होता है। इन द रेयर केस कभी आपस में बराबर नहीं होता है, तो उस डिफरेंस अमाउंट को लिखकर और उसके सामने सस्पेंस अकाउंट को हम लोग लिख देते हैं, तो सस्पेंस अकाउंट बन जाता है। चलिए, उचंत खाता सुधार किया जाता है, 12 नंबर क्वेश्चन। सस्पेंस खाता सुधार किया जाता है कैसे, 12 नंबर सवाल। तो इसमें दिया है जब खाता के शेष निकाला जाता है तब नहीं, खाता के शेष निकालने के समय उचंत खाता को सुधारा नहीं जा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में आता है, आई खाता के शेष में तो आएगा नहीं। ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त कमी बेसी पकड़ाता है। तलपट बनाने से पूर्व, तलपट बना लेने के बाद अंतिम खाता बना, देखिए जब भी उस सस्पेंस खाता हो तो तलपट बनाने के पूर्व ही इसको जांच कर लेना चाहिए। अगर कम बेस आ रहा है तो इसकी जांच अगर करना चाह रहे हैं तो पहले कर लीजिए, और नहीं तो सस्पेंस अकाउंट खोलकर आगे बढ़िए, ठीक है। तो इसलिए इसमें बी नंबर ऑप्शन, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जब देखिएगा सवाल सुनिएगा, 13 नंबर सवाल का आंसर सस्पिशन जा रहा था, फिर भी हम एक बार देखते हैं। जब बिल का पृष्ठकान किया जाता है, बिल का मतलब देखिए बिल क्या होता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज 11 क्लास का चैप्टर है। इसमें 3 पक्ष होते हैं, एक ड्रॉर होता है, एक ड्रॉई होता है, एक पेई होता है, ठीक है। तो ड्रॉर क्या करता है, उधार माल बेचता है ड्रॉई से, और ड्रॉई क्या करता है, एक एक्सेप्टेड बिल भेज देता है। तो उस बिल को ड्रॉर चाहे तो बेचान कर सकता है, किसी को इंडोर्स कर सकता है, बेचान कर सकता है। तो कह रहा है पृष्ठकान किया जाए तो जमा किया जाता है प्राय बिल खाते को कि पृष्ठकान के खाते को। तो देखिए यहाँ पृष्ठकांत्रिक के खाते को होता है बी नंबर में, लेकिन यहाँ आंसर 1 नंबर दिया है, इसलिए मैं इस आंसर को अप्रूवल कर रहा हूं कि बी होगा। फिर भी आप लोग अपने मूल्यांकन कर लीजिएगा, जो भी बेचा जाता है उसके नाम पर डेबिट किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए बी। अब ये कैसे दिया हमको समझ नहीं आ रहा है, इसका आंसर होगा बी, बी सही होगा। चलिए, एक आंसर इसमें त्रुटिपूर्ण था। बिल के भुगतान के लिए कितने दिन के रियायत, देखिए जब किसी से हम बिल लेते हैं या देते हैं और बिल का जो डेट ऑफ ड्यू डेट पुग जाता है, तो ड्यू डेट से कितना दिन छूट दे सकते हैं, तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जा सकता है, 3 दिन उसको आजादी दिया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा 3 दिन। तो देखिए जितना क्वेश्चन अभी तक हम बोल रहे हैं 11 क्लास का है, 11 का STAT हुआ था और अब 13 में हो रहा है। तो एक बड़ी फैक्ट का बात बता रहे हैं, वीडियो के बीच में इसलिए बोल रहे हैं। सवाल पिछला साल के पास बोर्ड के आएगा, जो एग्जाम के क्वेश्चन सेट करेगा उसके पास पेटर्म रखा जाएगा। यही पेटर्म था 11 में, तो 12 में PhD का पेटर्म नहीं हो जाएगा कि हमको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लोग PhD का सिलेबस है, MCOM का सिलेबस डाल दिया, ठीक है। आप मास्टर बनने जा रहे हैं 11-12 का सवाल करेगा MCOM और PhD से भरम में है। चलिए, आप लोग जो हम पर ट्रस्ट किए हैं 11-12 पढ़िए, नहीं ट्रस्ट किए हैं 80% किए हैं तो 11-12 पढ़कर फिर ऊपरों को पढ़ लीजिए। अगर साफा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो हम तो कहेंगे पहले PhD पढ़ लीजिए, MCOM पढ़ लीजिए, BCOM पढ़ लीजिए, टाइप पढ़े तो 11-12 पढ़ लीजिएगा। एक विनियम विपत्र के कितने पक्ष होते हैं, विनियम बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पक्ष होते हैं,
तो तीन पक्ष होता है, तीन पक्ष होता है। एक होता है ड्रॉर, ड्रॉर एक क्या होता है, ड्रॉर याद रखेंगे। एक होता है ड्रॉर जो माल बेचता है, एक होता है ड्रॉई जो बिल प्राप्त करता है, एक होता है पेई। पेई कभी कभी ड्रॉर होता है, कभी दूसरा होता है, इसलिए इसका आंसर होगा 15 का एक नंबर। तीन पक्ष होता है, तीन पक्ष होता है, याद रखेंगे तीन पक्ष होता है, तीन पक्ष होगा, एक नंबर सही होगा। आइए उसके बाद हम आते हैं चिट्ठा बनाया जाता है। एक सवाल हमारे बंधु को हमको स्क्रीनशॉट के व्हाट्सएप में भेजे थे, ठीक है आपका भेजना जायज था, लेकिन आज अगर वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिएगा। चिट्ठा, चिट्ठा मतलब होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाया जाता है एक अवधि विशेष के लिए, नहीं जी, एक अवधि विशेष के लिए होता है, एक विशेष तिथि पर बनता है बैलेंस शीट, एक विशेष तिथि पर बनता है। ज्यादा कर जनरली बैलेंस शीट वर्ष के अंत में बनता है। देखिए आज के युग में व्यापार इतना ना बड़ा हो चुका है ना कि कुछ व्यापारी अपना 3 माही या 6 माही प्रॉफिट कैलकुलेट करना लग रहे हैं, जिस वजह से क्या होता है कि उनको एक विशेष तिथि अपना निर्धारित कर उस तिथि पर बना लेते हैं। संपूर्ण वर्ष के हाई तो सबसे पहले एक नंबर ऑप्शन है, ये गलती है। संपूर्ण वर्ष के लिए बनता था, देखिए आधुनिक जमाना में संपूर्ण वर्ष की कोई जरूरी नहीं है। ये आप चाहे तो 6 महीना 3 महीना पर फाइनल अकाउंट बना के प्रॉफिट लॉस शो करके आप बैलेंस निकाल सकते हैं। तो ये अब बड़ी कंपनी बड़ी संस्था के लिए हो गया, यानी कि अब क्या कर दिया गया कि ये वो आप देखिए साल भर का तो सरकार आपको हिसाब किताब लेता ही है, देखिए आप बैलेंस शीट बनाना है तो चाहे तो एक विशेष तिथि पर बना सकते हैं। इसलिए इसका 16 का बी नंबर आंसर राइट है और विशेष तिथि पर बनता है। चिट्ठा है, देखिए चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है, कथी है बैलेंस शीट ना, ये पूछ रहा बैलेंस शीट है तो क्या है, एक स्थिति विवरण है। देखिए एक स्थिति विवरण है मतलब एक ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये सही है। ये खाता नहीं, ये खाता बही नहीं, इसका आंसर एक नंबर से है। बैलेंस शीट इज ए नॉन ऑफ द स्थिति विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माल खरीदने से संबंधित व्यय किस्म के दिखाया जाता है। माल खरीदने से संबंधित व्यय किसमें दिखाई, देखिए अगर हम वस्तु खरीदते हैं, परचेज करते हैं और परचेज करने पर कुछ खर्च लगता है तो उस खर्च को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। माल बेचा जाता है हाई फाई करने के लिए तो उसको लाभ हानि खाता में दिखाया जाता है। तो माल जब भी खरीदेगा और माल लाने पर खर्च हो गया, कैरेज इनवार्ड हो गया, नहीं जो भी माल खरीदते वक्त जो भी खर्चा लगेगा उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट का हिंदी जो होता है व्यापारी खाता होता है, इसलिए इसका आंसर जो है एक नंबर होगा, एक नंबर होगा ट्रेडिंग का, एक नंबर आंसर सही होगा। चिट्ठा में कब लिखा, लाभ हानि में कब लिखा जाएगा, जब वह बेचने के दृष्टि से, सेल के दृष्टि से होगा तो उसको लाभ हानि खाता में लिखा जाएगा। तो यानी इसका ऑप्शन एक होगा। चल संपत्ति, अचल संपत्ति या चल संपत्ति दोनों समझ लीजिएगा। अचल मतलब हो गया अस्थाई, अचल मतलब चलंती संपत्ति, ठीक है। तो कह रहा है चल संपत्ति सम्मिलित है, तो देखिए यहाँ पर दिया है मोटर कार फिक्स एसेट होता है, ध्यान रखेंगे, ये करंट एसेट होता है, ये भी फिक्स एसेट होता है, इसलिए यहाँ पर कैश जो है चल संपत्ति है, चलने वाला संपत्ति है। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, बी नंबर राइट होगा। कुछ लोग सोच लेंगे यार के सवाल काला पढ़ा रहे हैं भाई, 11 का सवाल आज बीएसटी की परीक्षा हुआ है नो, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन देखे थे नो, तो हमको लगा कि पिछले साल का क्वेश्चन अगर कोई बच्चा देख लिया होगा तो सारा सवाल उठा लिया है, क्योंकि वहां पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। इसलिए हो सकता है कि ये सवाल आपके लिए कहीं वरदान साबित न हो जाए, इसलिए सवाल को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। अपूर्ण लेखा प्रणाली का हिसाब किताब, देखिए अपूर्ण माने पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण एक इंटे तो कौन प्रणाली, तो अपूर्ण प्रणाली होता है। जब अपूर्ण है तो अपूर्ण प्रणाली में जाएगा, 20 का आंसर सी हो जाएगा, अपूर्ण का सी हो जाएगा। प्रारंभिक और अंतिम पूंजी ज्ञात करने के लिए स्थिति विवरण बनाया जाता है, कह रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल ज्ञात करने के लिए स्थिति विवरण बनाया जाता है, 1 या 2। बहुत अच्छा सवाल है, किसका मस्त सवाल है, 2 बनाना पड़ता है। ओपनिंग कैपिटल क्या होगा और क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, इसको ज्ञात करने के लिए हमको डबल बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, पिछले साल का एक करंट ईयर का, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। जब भी हमको प्रारंभिक कैपिटल निकालना हो तो
प्रारंभिक कैपिटल निकालना होगा तो आपको 2 बनाना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे। 22 नंबर सवाल भी हमको सस्पिशन लग रहा है, थोड़ा समझने वाला चीज है, ठीक है। दायित्व और संपत्ति क्रमशः इतना दिया। देखिए एक थोड़ा सा इसको समझा जाए तब आंसर काटा जाएगा, ठीक है। जैसे बैलेंस शीट आप लोग बनाते हैं, तो बैलेंस शीट बनाते हैं तो पहला जो पक्ष होता है उसमें एसेट लायबिलिटी लिखते हैं और दूसरा साइड में एसेट लिखते हैं, और बैलेंस शीट के आपस में जोड़ क्या होता है, बराबर होता है। तो संपत्ति और दायित्व, तो देखिए संपत्ति जो दिया है इतना दिया है और दायित्व जो दिया, इस गलती हम कर दिए। देखिए ये जो दिया है दायित्व है और यह संपत्ति है, तो संपत्ति के अमाउंट ज्यादा है, तो 92,000 दिया है संपत्ति, तो दोनों ओर 92,000 रहेगा, दोनों ओर 92,000 कम रहेगा। तो इधर 87,000 है, तो इसकी अपेक्षा इधर कम होगा। जो बैलेंस फिगर आएगा उस बैलेंस फिगर को क्या कहा जाता है, तो इसमें आंसर दिया है लाभ, सी का लाभ। 22 में सी का लाभ दिया है। लेकिन बैलेंस शीट के अगर लायबिलिटी साइड में कम आता है, कैपिटल चर्चा नहीं किया है, तो कैपिटल हो जाता है, और कैपिटल का चर्चा नहीं तो कैपिटल का अमाउंट माना जाता है। लेकिन इसमें आंसर लाभ दिया है, लेकिन इसको आप लोग थोड़ा सा अपने से भी अध्ययन कर लीजिएगा। लाभ दिया है लेकिन हमारे समझ से इसमें डी होगा, पूंजी होता है, ठीक है। कंप्यूटर से सवाल आया था, 11 क्लास के बिहार बोर्ड में कंप्यूटर भी पढ़ना है, इसलिए हमको कई बंधु फोन करके बोल रहे हैं कि सर बीकॉम एम कैसे नहीं पूछेगा। देखिए भैया हम बार बार कह रहे हैं, हम आपके लिए टीचर नहीं है, हम एसटीटी निकलवाने के लिए मदद के लिए क्लास चालू किए हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो चीज जाए, मैसेज जाए, वो सही जाए और आपका एसटीटी निकल जाए कि आपके घर में एक नौकरी हो जाएगा ना। तो आज मेरे पास 150 बच्चे पेड कोर्स में है ना, अगर 150 बच्चे का रिजल्ट आ गया तो निश्चित रूप से मेरा इस धरती पर आना सार्थक हो जाएगा, क्योंकि 150 घर में नौकरी मिलेगा और निश्चित रूप से उसमें मेरा योगदान नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कन्न भर तो जरूर कहिएगा कि सर मदद किए थे। इसलिए ईमानदारी से हम कर रहे हैं मेहनत, इसमें कहीं से कोताही नहीं करें। इसलिए देखिए कंप्यूटर क्वेश्चन 11 में पूछा था, और 11 से और 23 में आपसे दुश्मनी थोड़े के पीएचडी एमकॉम के सवाल पूछ दिया जाएगा, बीकॉम का पूछ दिया, इसलिए थोड़ा सा भ्रमित मत होगी आप लोग। 11 12 ठीक कर लीजिए ना, बीकॉम में टाइम तो पढ़िए, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन 11 12 को 100% कंप्लीट कीजिए, 100%। कंप्यूटर एक क्या है, देखिए इसका भी कंप्यूटर एक लॉन्चिंग मशीन है, कैलकुलेटर है, कंट्रोलिंग उपकरण है, एक और ही ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक कंट्रोलिंग उपकरण है, जो इस कंप्यूटर कंट्रोल करता है, एक उपकरण है, इसलिए इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन चलेंगे। थोड़ा यहाँ गलती था, एक सवाल हम देख रहे थे बैठकर, तो अब निकाल देंगे, इसी में गलती है। निम्नलिखित, देखिए कंप्यूटर का कोई बच्चा पढ़ा होगा तो उसमें मिला होगा, निम्नलिखित में कौन सा इनपुट उपकरण मतलब माने कंप्यूटर के अंदर जो डाटा अंदर कराते हैं, फीड कराते हैं, उसको इनपुट बोलते हैं। इनपुट में होता है कीबोर्ड से आप कुछ टाइप कर देते हैं, ठीक है। माउस भी इनपुटे है, उससे भी कुछ हम उसमें डिजाइन वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए कीबोर्ड इनपुट है, इनपुट उपकरण नहीं पूछा, देखिए ये है। अब देखिए मैग्नेटिक टेप एक होता है, ये भी इनपुट मतलब है। फ्लॉपी डिस्क पर एक अब आ गया पेन ड्राइव का युग। देखिए आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष हम लोग जब कंप्यूटर पढ़ रहे थे ना, तो उसमें पेन ड्राइव नहीं रहता, फ्लॉपी डिस्क होता है, उसमें कुछ मैसेज रहता था, अंदर डाल दिया जाता था तो खुल जाता था, तो वो भी इनपुटेड डिस्क था। और मॉनिटर जो होता है ना, मॉनिटर डिस्प्ले करता है, दिखाता है, आउटपुट करता है, मॉनिटर आउटपुट कर, इसलिए इसका आंसर सी राइट होगा, लेकिन गलती से इसका भी डी दिया हुआ है, तो इनपुट उपकरण नहीं है, इसका नहीं सही 24 का सही 24 का है ना, 24 का डी दिया है, लेकिन इसका आंसर सही होगा। आप मॉनिटर जो होता है आउटपुट डिस्प्ले होता है और बाकी 3 इनपुट डिस्प्ले होता है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर से भाई इनपुट नहीं कराया जा सकता, आउटपुट उपकरण मिला जाता है। स्कैनर नहीं है, देखिए अब आ गया प्रिंटर प्लस स्कैनर, ये थोड़ा अलग सवाल हो जाएगा ना। लेकिन प्रिंटर अगर खाली कह दिया जाए तो दिमाग में रखना कि उसमें से खाली पीडीएफ प्रिंट होता है, इस तरह आज हमारा
ये आउटपुट उपकरण के दर्जा रहेगा। तो हमारा क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक था, लेकिन अगर 100 तक पढ़ा दे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा जो आप लोग नहीं देख पाइएगा। तो हम सोचें कि 1 से 25 कर दिए एक पार्ट, फिर 26 से 50 कर देंगे 2 पार्ट, और फिर उसी तरह 51 से मतलब 3 पार्ट में इसको 4 पार्ट में तोड़कर पढ़ाएंगे। तो आप हर पार्ट देखिए, आपका क्वेश्चन 2023 में कैसा आएगा, किस तरह का, उसका भी मेरे पास मॉडल सेट बन रहा है, उपलब्ध जैसे बन रहा है सोचिए छटाइए उसको। अगर आप चाहते हैं कि मॉडल सेट चाहिए तो फिर पेड कोर्स में आना पड़ेगा। सभी को अलविदा लेते हैं, फिर कल हमारा क्लास आएगा। धन्यवाद।